सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के अतलघुत्री क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अतलघुत्री क्वेश्चन जल्दी से जल्दी तैयार करते रहिए। यहाँ पर इस चैनल पे आते रहेंगे और अब जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं इसके बाद लघुत्री क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, भाव और विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम क्या है? मौखिक भाषा है। और लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? लिखित भाषा के द्वारा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसके द्वारा? और आप लिख सकते हैं आदान प्रदान करते हैं लिखित भाषा के द्वारा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, कुल इसके 2 रूप ही होते हैं। सिर्फ है कि देखिए क्या होते हैं, भाषा को हम किसी को मौखिक भाषा में समझा देते हैं, कोई बात को। ठीक है, हमने मौखिक भाषा में समझा दिया। और कोई भाषा ऐसी होती है हमने बोल के मौखिक भाषा में समझा दिया, और कुछ होता है जो लिख कर हम समझाते हैं। ठीक है, लिख कर उसका स्ट्रक्चर बना के अच्छे से उसको समझाते हैं, तो हो जाती है हमारी लिखित भाषा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाले शिशु प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है, तो हिंदी उसकी कौन सी भाषा बन जाती है या कौन सी भाषा होती है? तो कौन सी भाषा होती है? हिंदी होती है उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि बच्चे को पहले वर्ड ज्ञान, फिर शब्द और उसके बाद वाक्य सिखाया जाता है। क्या यह उचित है? तो यह उचित नहीं है, या क्या है? दोषपूर्ण है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों को सहजता से पढ़ना सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले वाक्य करेंगे, फिर शब्द, बाद में वर्ड पढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कि आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो क्या प्राप्ति हेतु आवश्यक है? शिक्षक और बच्चे के बीच आत्मीय संबंध। अगला यहाँ पर हो जाएगा भाषा के 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? तो भाषा के 4 प्रमुख दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हो जाएंगे भाषा के 4 प्रमुख दक्षताएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मुद्रा भाव पठन का तरीका क्या है? तो मुद्रा भाव पठन के लिए शिक्षक आवरण पृष्ठ पर दिए गए चित्रों की भाव मुद्रा दिखाकर चर्चा करें। उसके बाद हमारा बनता है कि दृश्य पठन का तरीका बताइए। तो बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और उनके अनुभवों की चर्चा करें। अगला हमारा बनता है कि अभिनय पठन कैसे कराएंगे? तो अभिनय पठन में हमारा हो जाएगा कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों आदि का अभिनय कराएं। और चित्र पठन कैसे कराएंगे? तो चित्र पठन में हमारा हो जाएगा कि पुस्तक तथा पाठों में दिए गए चित्रों के नाम पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अक्षर पठन। ठीक है, अक्षर पठन क्या होता है? तो चित्रों की सहायता से अक्षरों की पहचान कराएं, जैसे आम का चित्र, अनार का चित्र। और मात्रा पठन ज्ञान कैसे कराएं? तो मात्रा पठन ज्ञान का क्या होता है कि शब्दों की पहचान व वर्णों की जानकारी के बाद स्वरों को लिखते हुए उदाहरण चित्रकार के द्वारा मात्रा का ज्ञान दें। उसके बाद होता है हमारा 12 खड़ी पठन कैसे कराएं? ठीक है, तो 12 खड़ी चार्ट के द्वारा बच्चों से सस्वर उच्चारण कराएं व बीच बीच से वर्णों को पूछकर उनके ज्ञान में वृद्धि करें। उसके बाद होता है हमारा कि शब्द पठन कैसे कराएं? तो ये क्वेश्चंस हमारे कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं कि वर्णों और मात्राओं के ज्ञान हो जाने पर तथा 12 खड़ी को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेने पर बच्चों से शब्द कार्डों को देकर पढ़वाएं। अगला होता है हमारा वाक्य पठन। वाक्य पठन क्या होता है? यानी पृथक पृथक लिखे हुए शब्द कार्डों को जोड़कर वाक्य पठन कराएं। उसके बाद हमारा होता है कविता पठन कैसे कराना चाहिए? तो बच्चों को कविता सुनाएं, उन्हें सुनते समय उंगली रखवाएं व पढ़ने को कहें। नेक्स्ट होता है हमारा भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या होती है? जो बातें एक दूसरे से बोलकर या लिखकर समझी व समझाई जाएं वह भाषा होती है। और क्या भाषा का संबंध वर्ड से है? तो भाषा की प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनियों से है, अर्थात मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए मुख से जो ध्वनि निकलती है उन्हें वर्ड कहते हैं। ठीक है, मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं या विचार प्रकट होते हैं और उन्हीं विचारों के माध्यम से जो मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अगला हमारा हो जाता है
कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्डों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ड किसे या फिर वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से? स्वर होते हैं और एक होता है हमारा व्यंजन। अब बात आती है यहाँ पर कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर देख लीजिए किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में होते हैं 11 स्वर होते हैं, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन होता है हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। किसकी सहायता से? ये हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। उसके बाद हमारा होता है शब्द किसे कहते हैं, तो वर्डों के सार्थक और सही क्रम को शब्द कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा समान अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अग्नि, जल तथा वायु के 3-3 शब्द लिखिए या 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? पावक, अनल और ज्वाला। वायु का क्या हो जाएगा? समीर, अनिल और पवन। और जल का क्या हो जाएगा? नीर, अम्ब और सलिल हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो विलोम या विपरार्थी शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ, ये तो बहुत आसान है, जैसा कि क्वेश्चन से भी हमें लग रहा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उत्तान, दीर्घ। उत्थान, दीर्घ तथा दिन का विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का हो जाएगा पथन, दीर्घ का हो जाएगा लग और दिन का हो जाएगा रात। संधि किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो संधि 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विचार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधियां होती हैं 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विकर्ण संधि होती हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ छोटा करना या संक्षिप्त करना, ठीक है। समास का यही अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। अगला होता है समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुप्रिय समास, ठीक है। ये होते हैं हमारे 6 प्रकार के समास। अगला होता है हमारा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत भाषा से आए शब्द जो उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं, और ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, देशज शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत से भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, तो मिश्रित जैसा कि क्वेश्चन से कंफर्म हो रहा है हमें कि जिन वाक्यों में एक प्रधान होता है, ठीक है। जिन वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हों, ठीक है, तो वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हों, ऐसे क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे पर आश्रित हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य इंपॉर्टेंट है, आता भी है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य के कार्य, कर्ता या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है, वाच्य कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयार्थक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। 8 प्रकार के वाक्य को मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले पढ़ाया था, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, तो भाषाई कौशल मुख्यतः 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना कौशल का क्या अर्थ होता है, सुनना कौशल का अर्थ होता है बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिससे वे किसी कथन को ध्यान से सुन सकें, उसका सही अर्थ समझ सके और सुनी हुई बात पर चिंतन एवं मनन कर सके तथा उचित निर्णय ले सके। अगला हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि बालकों में बोलना कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो हम
एक दूसरे से जो भी बातें करते हैं या समझते हैं सभी में बोलने की प्रमुखता रहती है और भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से प्रारंभ होती है। बच्चों में बोलना कौशल का विकास करने की दृष्टि से उचित होगा कि हम उनकी ही भाषा में उनसे बात करें और इससे उनकी झिझक भी दूर हो जाती है और वे आपसी बात को सहजता से बोल सकेंगे, अपनी बात को सहजता से हम सबके सामने प्रकट कर सकेंगे, आपस में वो बात कर सकेंगे, ठीक है, सहजता से उनकी झिझक दूर हो जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलना कौशल को प्रभावशाली बनाने वाले गुण कौन से हैं। तो बोलना कौशल के गुण कौन कौन से हैं? शुद्धता, स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता या प्रवाह और अवसरानुकूलता और प्रभावोत्पादकता, ये हो जाएंगे इसके गुण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बच्चों में पठन क्षमता का विकास कैसे करोगे। तो बच्चों में पठन क्षमता का विकास कैसे करोगे? बच्चों में पठन क्षमता विकसित करना तभी संभव हो सकता है जब हम उन्हें पूर्णता से अंश की ओर, अर्थात पहले वाक्य सिखाएं, फिर बाद में उसको धीरे धीरे शब्द सिखाएं, उसके बाद उसे हम वर्ड पे लाएं। अगला हमारा हो जाएगा कि पढ़ने की क्षमता का विकास किन विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो वार्तालाप विधि द्वारा किया जा सकता है, शब्द चित्र कार्ड्स के द्वारा, आदर्श पठन के द्वारा और अनुकरण के द्वारा, ठीक है, उच्चारण में संशोधन के द्वारा पढ़ने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि पठन कौशल में बाधक तत्व कौन से हैं। पठन कौशल में बाधक तत्व कौन से हैं? तो अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं। तो प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य की रचना। अगला हमारा हो जाएगा कि लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता, ये हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा कि लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं। तो शिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार और विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां तथा अनुनासिक और अनुस्वार संबंधित त्रुटियां। अगला हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ये हो जाते हैं संज्ञा के भेद। राम और श्याम कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर राम और श्याम क्या आ रहा है? किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्रोध और खट्टा कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध और खट्टा, यानी अगर कोई व्यक्ति खट्टा आपके सामने खा रहा है, इमली खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो खट्टा पदार्थ, तो उसमें क्या होता है, एक भाव प्रकट होता है, वो भाव के माध्यम से दिखाता है कि हाँ ये चीज़ खट्टी है, ठीक है, उसके मुख को देखकर, उसके भावों को देखकर प्रकट होता है कि ये चीज़ खट्टी है। तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, ये हो जाएंगे हमारे सर्वनाम के भेद। और विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पर बात आती है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई विशेष सूचना देते हैं, वे क्रिया विशेषण हैं। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, लोकोक्तियाँ से क्या अभिप्राय है एवं मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या अंतर है। तो लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है, क्या होता है, लोक में प्रचलित उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति होती है और मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूरा एक कथन होती है, ये हो जाता है इसमें अंतर। अगला हमारा होता है कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यांकन से क्या आशय है। तो बच्चों ने कहाँ तक सीख लिया है, सीखना कैसे हुआ, वह कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसके व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, उसे कहाँ और कितनी मदद की आवश्यकता है। मूल्यांकन से यही आशय है। अगर मूल्यांकन से आशय आता है तब आप लोग ये लिख देंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों का सतत मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे। तो शिक्षण के मध्य बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहना, शब्दार्थ पूछते रहना तथा अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करते रहना ही सतत मूल्यांकन है। अक्षमता का क्या अर्थ है। तो
अक्षम यानी सक्षम ना होना, सक्षमता की दृष्टि, क्षमता की दृष्टि से सीखने में असमर्थ होना। तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आशा करता हूँ मैं कि आपको ये 15-16 मिनट की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, बस अगर बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाता है तब इससे बाहर पूछ लिया जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी और टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं, अच्छे से आप पीडीएफ को देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।